हाइब्रा द न्यू टीनेज गेम के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि हिमिया अपना घर छोड़ देती है और वो हाइब्रा को फोन करती है स्टेशन पर आकर। हाइब्रा उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और उसी के रूम में जाकर अपना बेड बिछा लेती है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब वो कपड़े चेंज कर रही होती है तो गलती से वो उसके रूम के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद उसके डैड आते हैं उसे समझाने के लिए, जब वो अपने डैड से बोलती है कि मैं आपकी कोई पपेट नहीं हूँ। चलिए फिर जानते हैं ये सब कैसे कैसे हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के की फोटो। ये लड़का कोई और नहीं हाइब्रा ही होता है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। जब वो अपने दोस्त को लेने जाता है हिमिया को, तो देखता है कि स्टेशन पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। कोई भी इंसान स्टेशन के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो इतनी रात को स्टेशन पे खड़ी होती है। वो यहाँ पर घबराता हुआ जाता है हिकारी के पास। हिकारी कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, दोस्त हेल्प करने के लिए ही तो होते हैं। वैसे क्या हो गया था तुम्हारे घर पर? वो कहती है कि डैड के साथ कोई दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं घर छोड़कर खुद ही यहाँ पर आ गई। हाइब्रा यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब लगता है कि यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आने वाला है, तो अब मैं क्या करूँ। वो यहाँ पर देख रहा होता है हिमिया को। तो वो कहता है हिमिया से कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर पर स्टे कर सकती हो। हिमिया यहाँ खुशी खुशी हाँ भर देती है और हम देखते हैं हाइब्रा उसे अपने घर पर लेकर आता है। हिमिया पहली बार किसी लड़के के रूम के अंदर आई होती है। वो रूम को चारों तरफ से देख रही होती है। फिर हाइब्रा यहाँ पर शर्मा रहा होता है कि कहीं वो कोई वियर्ड चीज़ ना देख ले, पर वो देखती है कि बहुत सारे नोवेल यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ पर उस बुक्स के अंदर वो वाली बुक्स भी होती हैं। वही मैगजीन होती हैं जो लड़के कभी किसी को नहीं दिखाते हैं। तो वो उन मैगजीनों को देखती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा वो वाले किस्म के लड़के हो, बट तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें भी हैं जो उसे पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। मैंने भी ये किताबें पढ़ी हैं। तभी हम देखते हैं हाइब्रा की बहन यहाँ पर आ जाती है और कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर क्या कर रही है? और ऐसा बोलकर वो शर्मा जाती है और शर्माते हुए यहाँ से भाग जाती है बाहर। फिर हम देखते हैं कि हाइब्रा यहाँ पर अपनी बहन को समझाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर उसकी बहन उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम एक लड़की के साथ रूम में क्या कर रहे थे? अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाना मना है। वो कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर भी तुम लड़की को लेके कैसे आ गए यहाँ पर? तुम बिल्कुल एक नोवेल के कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि मम्मी अभी आने वाली नहीं है आज रात को, वो कल शाम को आने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी छोटी बहन बोलती है कि भैया मुझे लगता है कि मुझे ऊपर सोना नहीं चाहिए, तुम्हारे साइड में ही मेरा रूम है ना, इसीलिए मैं सोच रही हूँ नीचे आके सो जाऊँ। तो हाइब्रा कहता है ऐसा क्यों? तो वो बोलती है कि उस तरह की आवाज़ें आएंगी तो मैं सो नहीं पाऊंगी ना, इसीलिए। हाइब्रा कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम बहुत बैड गर्ल हो गई हो, कहाँ से सीखा है ये सब तुमने? तुम ज़्यादा नोवेल पढ़ रही हो। फिर वो यहाँ से भाग जाती है। फिर वो वापस आता है हिमिया के पास और हिमिया पूछती है उससे कि क्या तुम्हारी बहन मान गई? तो वो कहता है कि हाँ वो मान गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे गर्मी लग रही होती है, तो वो कहता है कि चलो एसी ऑन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग स्टेशन से पैदल पैदल यहाँ पर आए हैं तो हमें थोड़ी गर्मी लग रही है। तुम्हें बाथरूम दिखा देता हूँ, नहा लेना वहाँ पर। वो भाग के अपने बैग के पास जाती है और कहती है मेरे कपड़े इसके अंदर ही हैं, मैं उसे निकाल लेती हूँ नहाने के लिए। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम कपड़े भी लेकर आई थी? तो वो बोलती है कि हाँ मैं कपड़े लेकर आई थी, क्योंकि मुझे होटल के अंदर स्टे करना था इसीलिए। उसकी बहन यहाँ पर टॉवल लेकर आती है और कहती है कि तुम यूज़ कर सकती हो। वो सोचती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसकी हेल्प कर रही होती है, पर वो उसकी ब्रा को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है कि वो इतने बड़े बड़े क्यों हैं। यहाँ पर हाइब्रा अपने आप को सोच रहा होता है कि वो अगर यहाँ पर सोने वाली है मेरे कमरे के अंदर और मैं पहली बार अपनी क्रश के साथ सो रहा हूँ तो कुछ हो ना जाए, तो सोचता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल रखूँगा। नहाने के बाद हिमिया यहाँ पर शॉर्ट्स पहन लेती है और ऊपर एक टी शर्ट पहन लेती है जो कि स्लीवलेस होती है। उसे देखकर वो बहुत देर तक दिखता रहता है, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रा जो होता है पहली बार उसे ऐसा दिख रहा होता है। आज से पहले उसने हमेशा उसे स्कूल ड्रेस के अंदर ही देखा है या फिर कैजुअल यूनिफॉर्म में देखा है। हाइब्रा यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर एक गेस्ट रूम है, तो तुम चाहो तो वहाँ पर रह सकती हो। बट वो कहती है कि मैं गेस्ट रूम में नहीं रहने वाली हूँ, मैं तुम्हारे कमरे में ही रहूँगी, तो मेरा बेड तुम अपने इस बेड के साइड में बिछा दो ना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा बेड यहीं बिछा देता हूँ। उसके बाद वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है, जहाँ हिमिया बताती है कि उसके डैड उसे बार बार कॉल कर रहे हैं, वो लगातार कॉल कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, बट मैंने अपने मम्मी को मैसेज कर दिया है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पर हूँ। मेरे पापा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होंगे, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो मुझे इस तरह से कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, वो मुझे जीने नहीं देते हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दिया बीच पर जाने से, फिर उसके बाद उन्होंने पता चला कि मैं एक नोवेल लिखती हूँ, तो वो मेरे पास आए और बोले कि नोवेल लिखने से कुछ भी नहीं होता है, तुम्हें जो है अपने करियर पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली के बच्चों को यह दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके डैड और मॉम दोनों ही चाहते हैं कि वो भी उनकी तरह और ज़्यादा अमीर हो जाएं। इसी चीज़ को हम लोग लालच बोलते हैं, जो कि बहुत ही बेकार होती है। ज़्यादा लालच करना बहुत बेकार है।
थोड़ा बहुत कर सकते हो। वो बताती है कि मैंने यूनो को चूज़ नहीं किया उसके घर पे रहने के लिए, क्योंकि उसके यूनो ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है उसकी दोस्त ने। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके ऊपर बोझ बन जाए किसी तरह का। मैंने सब फ्रेंड के बारे में मेरे दिमाग के अंदर ख़्याल आया, बट मुझे लगा कि मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए था, तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर लिया और तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। वो सोच रहा होता है कि लगता है कि इसने बहुत ज़्यादा बचपन में सहा है। यहाँ पर वो बताती है कि जब भी वो अपने लिए कुछ किया करती थी बचपन में, तो उसके डैड हमेशा मना कर देते थे और वो मान भी जाती थी। उसके डैड चाहते थे कि मैं उनकी परफेक्ट बेटी बनी और मैं वही कर रही थी, बट मैं भी अपने मन का कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ। जैसे मेरा मन करता है नोवेल लिखने का, तो मैं लिखती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। इवन उन्होंने कहा था कि स्कूल में जाने के बाद तुम्हें सबसे ज़्यादा दोस्ती करनी है और तुम्हें हमेशा टॉप आना है। मैंने उस चीज़ को भी मैनेज किया, अपने आप को हमेशा प्रेशर में रखा और मैंने चीज़ों को मैनेज किया और नंबर भी लेकर आई और साथ में बहुत सारे दोस्त भी बनाए। इस सबको करने से मुझे कोई भी खुशी नहीं मिलती थी, बट मुझे करना पड़ता था क्योंकि मेरे डैड ऐसा चाहते थे और मैं उन्हें। वो अपनी फ़ोटो बचपन की यहाँ पर आइब्रा को दिखाती है। आइब्रा उस फ़ोटो को देखता है और कहता है कि ये तुम ही हो? तो वो बोलती है कि हाँ, मैं ही हूँ। वो कहता है तुम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। वो कहती है कि हाँ, मैं ऐसे ही रहती थी बचपन में, मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती थी, बहुत उदास रहती थी, बट मुझे नोवेल लिखने की आदत हो गई इस तरह से। आप भी उसकी बचपन की फ़ोटो देख सकते हैं, उसमें आप देख रहे होंगे कि वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है वो किसी प्रेशर में काम कर रही है। जब वो बड़ी हो गई तो उसने अपना नोवेल कंटिन्यू करा लिखना, और जिससे कि उसे बहुत मज़ा आया करता था और इस चीज़ में वो खुश रहा करती थी। बट इस बार उसके डैड ने बहुत ज़्यादा हद पार कर दी और उसे भी मना कर दिया कि वो नोवेल नहीं लिख सकती है। जब वो सो रहे होते हैं तो उसे नींद नहीं आती है। एकदम से वो बोलती है कि आई लाइक यू नटसुकी। नटसुकी यहाँ पर हाइब्रा का नाम ही होता है। यहाँ पर वो कहता है कि अरे होमिया, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ पे होशी मियाँ कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपने सभी फ्रेंड्स को लाइक करती हूँ, मेरे और भी फ्रेंड हैं उन सभी को। तो वो फिर एकदम से ब्लश करना थोड़ा कम कर देता है। साथ में वो ये बताती है कि मैं तुम्हें पहले बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, बट जब वो इंसिडेंट हुआ टटेसू वाला, जहाँ पर यूटा और टटेसू के बीच में कुछ मैटर हो गया था, तो तुमने उसे सॉल्व किया था और तुम छत पर जाकर टटेसू को बता रहे थे कि तुम भी एक बहुत ही ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट थे और तुमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, तुम्हारे भी दोस्त नहीं थे। जब तुम ऐसी बातें बता रहे थे और तुमने अपने बचपन की फ़ोटो दिखाई टटेसू को, तो मुझे लगा कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करने लग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हाइब्रा होता है वो तो सो रहा होता है और होशी मियाँ उसके पास आती है और कहती है उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। वो यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा होकर सो रहा होता है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि सामने कौन है। सामने होशी मियाँ है जो उसकी क्रश है। होशी मियाँ को देखकर वो शर्मा जाता है, तो वो ब्लश करने लग जाता है। होशी मियाँ कहती है कि तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? तो वो और ज़्यादा शर्मा जाता है। वो कहती है कि तुम क्यूट हो। तो हाइब्रा भी उसे गालों को टच करता है और कहता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो। यहाँ पर उसकी बहन आती है और कहती है कि आज ब्रेकफास्ट बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। अब उसका भाई हाइब्रा नीचे जाता है और ब्रेकफास्ट बना रहा होता है सभी के लिए। हाइब्रा की छोटी बहन यहाँ पर होशी मियाँ से पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई को डेट कर रही हो? वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों क्लासमेट हैं और अच्छे फ्रेंड हैं। अब बर्तन धोने के बाद हाइब्रा अपने कमरे के अंदर जा रहा होता है, बट वो अपने कमरे के अंदर नॉक नहीं करता, क्योंकि अपने कमरे के अंदर नॉक कौन ही करता है। बट वो भूल जाता है कि उसके साथ अभी होशी मियाँ रहती है। वो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। यहाँ पर हाइब्रा जो होता है कुछ ज़्यादा देर तक ही देख रहा होता है उसे। वो शर्मा जाती है, अपने कपड़े पहन लेती है और दोनों साथ में बैठ जाते हैं। और वो कहती है कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा देर से देख रहे थे, तुम बहुत ही ज़्यादा पॉवर्ट हो, यानी कि ठगी हो। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नॉक करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। वो यहाँ पर कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, बट मुझे लगता है कि हमें कहीं और जाना चाहिए बात करने के लिए। हाइब्रा भी कहता है कि हाँ, हमें कहीं और जाना चाहिए बात करने के लिए, क्योंकि मेरी छोटी बहन जो है वो बार बार डिस्टर्ब करती रहती है और अब बातें करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसके सामने, क्योंकि वो कुछ और ही समझ लेती है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं और एक ट्रेन में बैठ जाते हैं यहाँ से जाने के लिए। यहाँ पर वो बात याद कर रहा होता है जब उसके डैड उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। हाइब्रा अपने दिमाग में सोचता रहता है उसके डैड के बारे में, क्योंकि वो सोचता है कि उसके डैड बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले हैं, रूड हैं, इस तरह से सोचता है वो। होशी मियाँ और हाइब्रा एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट पे आने के बाद होशी मियाँ कहती है कि लगता है तुम मेरे डैड को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। हाइब्रा कहता है उतनी भी अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। होशी मियाँ अपने बैग को ओपन करती है और उसमें से लैपटॉप निकालती है और कहती है जो पॉइंट तुमने मुझे बताया था, मुझे लगता है कि वो पॉइंट इसके अंदर लिखने के बाद ये मेरी नोवेल बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छे बन जाएगी। अब मेरे डैड तो अपने घर पर लिखने नहीं देंगे इस नोवेल को, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उनसे दूर होकर ये लिखूँ, क्योंकि वो बार बार मना करते हैं। आज तक मेरी कही गई कोई भी चीज़ उन्होंने मानी नहीं है।
हाइब्रा कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम यहाँ पर आकर लिख सकती हो बार बार। रोसीना कहती है कि मैं अपनी डायरी निकाल लेता हूँ और तुम्हें पूछता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे तो जो तुम बोल रहे थे मुझे लिखने के लिए। मैं उन सभी पॉइंट को नोट कर लेती हूँ। अब सुबह से शाम हो जाती है, वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर उसके नोवेल को पढ़ रहे होते हैं और बार बार पॉइंट को चेंज कर रहे होते हैं। अब शाम होने के बाद यूनो का यहाँ पर फोन आता है और यूनो भी इस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है और वो अपनी दोस्त होशी मिया से कहती है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, तुम मेरे पास भी तो आ सकती थी, तुम हाइब्रा के पास क्यों चली गई। होशी मिया उसे समझाती है और कहती है मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हारे पास आऊँगी तो कोई दिक्कत होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई। मैंने जो है हाइब्रा से हेल्प मांग दी और उसने मेरी हेल्प कर दी क्योंकि उसकी मॉम उसके घर पे अभी नहीं है। तो यूनो कहती है कि ठीक है, तुम अब मेरे घर पे चलोगी। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे चलूंगी, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि होशी मिया अपनी दोस्त यूनो के घर पे चली जाती है और जो हमारा हाइब्रा होता है वो अपने घर पर वापस चला आता है। घर पर वापस आने के बाद उसकी छोटी बहन उससे पूछती है कि भैया होशी मिया कहाँ पर है। तो वो कहता है कि नहीं, वो अपने फ्रेंड के घर चली गई, आज वो यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो उसकी छोटी बहन कहती है मैं उसे देखना चाहती थी पर वो अभी तो आएगी नहीं, दोबारा कभी लेके आना उसे। हाइब्रा जो होता है होशी मिया के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि रेस्टोरेंट में वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यूनो जो है उसकी नोवेल को पढ़ती है और उसमें एक पॉइंट को हाईलाइट करती है जिसमें उसे लगता है कि वो हाइब्रा के बारे में ही लिख रही है। अब वो शर्माने लग जाती है और कहती है कि तुम उस पॉइंट को मत पढ़ो, स्किप कर दो, कोई बात नहीं। इसी के बारे में यहाँ पर हाइब्रा अपने घर पर बैठकर सोच रहा होता है कि वो इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रही थी, क्या उसने मेरे ही बारे में लिखा था उसके अंदर। तभी एक फ़ोन आता है। जो फ़ोन आया होता है वो किसी और का नहीं, होशी मिया का ही होता है। अब वो उसको फ़ोन देखकर चौंक जाता है और उठा लेता है। वो कहती है कि हाइब्रा तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बैठा हूँ। दोनों जो होते हैं बात करते समय बहुत ज़्यादा रुक रुक कर बातें कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि उनके जो दिल की धड़कन है वो एकदम से थम ही गई है, इसीलिए वो रुक रुक कर बातें कर रहे होते हैं, वो सोच सोच कर बातें कर रहे होते हैं। वो पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो वो कहता है कि तुम क्या जानना चाहती हो, थोड़ा सही से तो बताओ। तो वो कहती है कि तुम मेरे बारे में मतलब मुझे देखकर क्या सोचते हो कि मैं कैसी हूँ। तो वो बताता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो अपने काम को लेकर। फिर वो पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम अपने मिडिल स्कूल के अंदर किसी लड़की को लाइक करते थे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपने मिडिल स्कूल के अंदर किसी लड़की को लाइक नहीं करता था। तो तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। तो वो बोलता है कि मुझे इस तरह की लड़कियाँ पसंद है। मतलब वो बिल्कुल बता रहा होता है होशी मिया की तरह ही लड़कियाँ पसंद है। फिर वो क्वेश्चन पूछती है कि अगर मान लो कि जैसे कि तुमने जो क्वालिटी बताई वो 2 लड़कियों के अंदर मिल जाए तो तुम किस लड़की को चूज़ करोगे? तो वो बोलता है कि जो लड़की बहुत ज़्यादा दयालु होगी मैं उस लड़की को चूज़ करूँगा। यानी कि वो घूम फिरा कर दोबारा होशी मिया के बारे में ही बोल रहा होता है। पर वो डाउट भी कर रहा होता है कि क्या उसे पता है कि यूटा के साथ में घूमने गया था, क्योंकि उसके दिमाग में अब 2 लड़कियाँ आती हैं, यूटा और यहाँ पर होशी मिया। अगर आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि यूटा ने तो उसे किस भी किया हुआ है, तो उसके दिल के अंदर फीलिंग भी है, यूटा के लिए भी है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो तीनों बैठे होते हैं, तभी उसके डैड यहाँ पर आते हैं और कहते हैं होशी मिया चलो घर पे चलो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है यहाँ पर बैठे बैठे। होशी मिया अपने डैड को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो घबराना स्टार्ट कर देती है। वो सोचती है कि वो क्या बोले। तभी हम देखते हैं कि टेबल के नीचे से जो हाइब्रा होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वो मोटिवेट हो जाती है, उसे सपोर्ट मिलता है अपने दोस्तों का। तो वो कहती है कि मैं घर नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि आप मेरी बातों को नहीं मानते हो। अगर मुझे घर ले जाना है तो आपको मुझे कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा, तभी मैं घर वापस जाऊंगी। फिर उसके डैड बोलते हैं कि अच्छा बताओ होशी मिया तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सारी बातों को मान लेता हूँ, तो तुम मुझे बताओ। तो वो कहती है कि आप बैठ जाइए, फिर हम बातें करते हैं। तो वो बैठ जाते हैं उसके डैड और वो बातें करना स्टार्ट करते हैं और वो उसके डैड बोलते हैं कि बताओ क्या कोई दिक्कत है क्या तुम्हें। तो वो कहती है कि मैं जिस तरह से जीना है वो खुद डिसाइड करूँगी, ना कि आप डिसाइड करेंगे। आपने तो मेरे हर चीज़ को डाउट किया है और किसी चीज़ को मानते ही नहीं हैं। जैसे कि मैं नोवेल लिखना चाहती हूँ बट आप जो है उसे लिखने के लिए मना कर देते हैं। वो कहता है कि मैं चाहता नहीं हूँ ना मेरी बेटी अनसक्सेसफुल हो जाए, अगर वो तुम नोवेल लिखोगी तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, इसलिए मैंने ऐसा बोला। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचता हूँ। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें अभी कोई दिक्कत हो इसे मानने में, बट आगे जाकर तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगी, यही मैं चाहता हूँ। उसी में कहती है कि डैड आपको लगता है कि हर चीज़ पैसे से ही आती है, पर कुछ चीज़ें जो होती हैं जो पैसे से नहीं आती हैं। नोवेल लिखने से मेरा मन खुश हो जाता है और मैं चाहती हूँ नोवेल लिखना,
तो मैं वही करूँगी ना। बेशक उसके अंदर बहुत कम पैसे मिलते हों, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कम पैसों में भी अपना लाइफ जी लूँगी। रोशी मियाँ यहाँ पर ये भी नोटिस कर रही होती है अपने घर में कि उसके मॉम और डैड के रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, क्योंकि उसके डैड सिर्फ पैसे कमाने पर ही फोकस रखते हैं, ना कि फैमिली के ऊपर। तो वो ये भी बताती है कि आप खुद सोचिए कि आपने अपनी फैमिली को किस तरह से बनाया है। ये मेरा नोवेल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, बट मुझे ये नोवेल लिखना पसंद है। मैं यही लिखना चाहती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ इसे लिखने दीजिए। मैं आपकी बनाई हुई कठपुतली नहीं बनना चाहती हूँ, मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ। तो उसके डैड यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उसे बहुत तेज गुस्से में देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। अगर तुम नोवेल लिखना चाहती हो तो तुम लिख सकती हो। अब वो खुश हो जाती है और यहाँ पर हाइब्रा कहता है कि क्या अब सब कुछ ठीक है हिकारी? क्या अब तुम जा सकती हो घर पर? तो वो कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, बट अगर आगे आइंदा से आपने कुछ भी किया तो मैं दोबारा से अपने दोस्तों के पास आ जाऊँगी। हाइब्रा यहाँ पर खुश होता है और यूनो से कहता है कि लगता है कि उसके डैड अब मान गए हैं अपनी बेटी की बात। वो तो इंटरव्यू में मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। अब ये इंटरव्यू वाली बात इसलिए आती है क्योंकि वो जो हाइब्रा होता है ना, वो अलग-अलग टाइमलाइन के बारे में सोच रहा होता है। एक अभी का टाइमलाइन जो प्रेज़ेंट का है और एक फ्यूचर के टाइमलाइन के बारे में सोचता है। हाइब्रा को लगता है कि जब वो पढ़ाई क खत्म कर लेगा तो उसके कंपनी में जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। जब जाके उसके डैड ऐसे-ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब उसके पास नहीं होगा। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और नीचे कमेंट करें प्लीज़। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। चलिए मिलते